नमस्कार दोस्तों और साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण का बेसिक डोज 5 और इसी के साथ ही पर्यावरण के एससीईआरटी और बेसिक शिक्षा परिषदों का यह अंक समाप्त हो जाएगा। और मुझे लगता है कि यह अंक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूपी टेट की तैयारी करने वालों के लिए और सुपर टेट की तैयारी करने वालों के लिए। ये निश्चित रूप से एक इम्पॉर्टेंट क्लास होगा, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। सबसे पहले बात करते हैं पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण क्या होता है? देखो, आजकल भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का एक उपाय है पाश्चुरीकरण। इससे भोज्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए हमको दूध को ही रखना, सबसे पहले दूध को बहुत तेज़ी से 70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर उबाल लेते हैं और तुरंत उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। जब आप उबालते हैं तो दूध में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया, जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार दूध को और ठंडा करने के बाद साफ बोतलों में भर दिया जाता है और इस पैकेट बंद दूध को बाजार में बेचा जाता है। ये पाश्चुरीकरण क्रिया की वजह से ही दूध को लंबे समय तक सुरक्षित किया जा सकता है और बाज़ारों में बिक्री के लिए यह उपलब्ध होता है। तो गर्म करके तुरंत ठंडा करना ही पाश्चुरीकरण कहलाता है। भोज्य पदार्थों के संरक्षण की एक विधि है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं हम लोग। ब्रेल, लुईस ब्रेल। जी हाँ, बेसिक की किताबों में लुई ब्रेल के बारे में दिया हुआ है। यह लुई ब्रेल के बारे में आपको डिटेल से जानना पड़ेगा। लुई ब्रेल एससीईआरटी और डीएलएड और बीटीसी की किताबों में भी दिया हुआ, उनको एक अध्ययन के रूप में आपको लेना पड़ेगा। देखिए, लुई ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाले थे। इनका जन्म 4 जनवरी 1809 को कुपवर में हुआ था। जब वो 3 साल के थे तो एक नुकीले औजार से खेलते समय उनकी आंख में चोट लग गई और उनके धीरे धीरे आंख की रोशनी समाप्त हो गई। देखिए, लुई ब्रेल बहुत पढ़ना चाहते थे, उनकी पढ़ने में बहुत रुचि थी, लेकिन उनके पास कोई तरीका नहीं था। उसी समय फ्रांस में सैनिकों के लिए एक रात्रि लिपि थी जो संकेतों के आधार पर वे पढ़ा करते थे, है ना। उसी लिपि को के बारे में जब उनको जानकारी मिली तो उसको डेवलप करते 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 उन्होंने एक तरीका खोज निकाला जिसमें छू कर, है ना, उभरे हुए डॉट्स को, छोटे छोटे बिंदुओं को छू करके पढ़ा जाता था। पढ़ने की यह विधि बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। इसमें 6 तरह के बिंदु होते हैं। आजकल तो ब्रेल लिपि को कंप्यूटर द्वारा भी लिखा और पढ़ा जा सकता है ना। ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। उसमें समय के साथ साथ इसमें बहुत से परिवर्तन हुए। तो लुई ब्रेल को एक दिव्यांगजनों के लिए या नेत्रहीनों के लिए उनकी ब्रेल लिपि एक वरदान की तरह है। नेत्रहीन भी एक आम आदमी की तरह लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हर वर्ष जो है 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। और इस वर्ष 4 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। 4 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया। हमारे देश में क्या, पूरी दुनिया की बात करें तो 29 मिलियन लोग ना नेत्रहीन हैं और 253 मिलियन लोगों को आँख की कोई न कोई बीमारी है। तो ब्रेल दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन हम दिव्यांगजनों के अधिकारों की बात करते हैं, नेत्रहीनों के समाज की मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं और जो हम लोग का समावेशीकरण है उसके लिए एक आधार प्रदान करता है। इसलिए हम इन्हें, देखिए, पहले ना नेत्रहीनों के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया जाता था। ये किसी कार्यक्रम में उनको अशुभ अशुकुन की निशानी माना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ, अब आइए दूसरी बात करते हैं, साइन लैंग्वेज या संकेत विधि। सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल कब किया जाता है? जैसे मान लीजिए जो लोग सुन नहीं सकते, है ना, लेकिन देख सकते हैं ना, सुन नहीं सकते, तो उनके लिए सांकेतिक भाषा इस्तेमाल हुई। सांकेतिक भाषा एक विशेष बुलेटिन टेलीविज़न पे आता था समाचारों का, जिसमें एक औरत बैठ करके उंगली से महिला जो इशारे किया करती थी और आपको उसका अर्थ समझाती थी कि जो शब्द बोले गए उनका क्या अर्थ है। साइन लैंग्वेज भी एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज के रूप में अब हमारे यहाँ जाना जा रहा है। इसमें कुछ निशान दिए हुए साइन लैंग्वेज के। अब हम बात करते हैं, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन रहा है, मिनीमाता रोग किसकी वजह से होता है? तो मिनीमाता रोग यह पारे की वजह से होता है। मिनीमाता रोग के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से बात कर लेते हैं। मिनीमाता रोग जापान देश के कुमामोटी, है ना, कुवामुत्यंग छात्र की एक कंपनी, है ना, उस कंपनी का नाम था चिस्सो कारपोरेशन। क्या नाम था? चिस्सो कारपोरेशन ने 1932 से 1968 के बीच पारे को, है ना, पारा जो कि धातु होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में, द्रव फॉर्म में पाया जाता है,
एक अपशिष्ट के रूप में, अवशेष के रूप में, कंपनी से निकलने वाली गंदगी के रूप में एक खाड़ी थी जापान की, मिनीमाता खाड़ी में फेंक दिया। अब पारा को उसने खाड़ी में फेंक दिया, जिससे खाड़ी के जल का प्रदूषण स्तर बहुत अधिक हो गया। पारा जहरीला तत्व होता है और इसने जब खाड़ी में फेंक दिया तो वहाँ का पानी क्या हो गया, उसका प्रदूषण लेवल बहुत बढ़ गया। और खाड़ी की जो मछलियाँ थी ना, ये पारा जहर के रूप में उनके अंदर प्रवेश कर गया। इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए। उन मछलियाँ को जब लोग शिकार करके ले गए और उसे खाए तो 3000 लोग प्रभावित हो गए, जिनमें हाथ पैर मुंह उनका सुन्न हो गया, संवेदना नष्ट हो गई, उनको कुछ धसाव तो एहसास ही नहीं होता था, हाथ पैर लड़खड़ा के चलने लगे, उनमें संतुलन खत्म हो गया, फालिज जैसा लक्षण दिखाई देना, न्यूरों की समस्या आने लगी। बहुत से लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हो गई, मिनीमाता रोग से। यह पहली बार मिनीमाता खाड़ी के आसपास रहने वाले लोगों में देखी गई, इस कारण इसे मिनीमाता रोग कहा जाने लगा। अब आपको समझ में आया होगा, एक कंपनी थी चिस्सो कॉरपोरेशन, जिसने अपने कंपनी से निकलने वाले पारे को मिनीमाता खाड़ी में फेंक दिया। खाड़ी में मछलियों उस जल को पी या मछलियाँ उससे प्रदूषित हो गईं। उन प्रदूषित मछलियों को खाने से लोग बीमार पड़ने लगे, है ना। चूँकि मिनीमाता खाड़ी के आसपास ये रोग फैला हुआ था, इसलिए उसको मिनीमाता रोग कहते हैं। ये जापान देश में फैला हुआ था 1932 से 68 के बीच में, ठीक है। तो मिनीमाता रोग पारे की वजह से होता है। कई बार यही सवाल प्रश्न आ जाता है कि मिनीमाता रोग कैसे होता है। अब बात करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, इसे तो सबको याद रखना चाहिए। भोपाल गैस त्रासदी के नाम से यह घटना जानी जाती है। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल में एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, उसका नाम था यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड कारखाना कीटनाशक रसायनों का निर्माण के लिए करता था। इसी कारखाने में मिक गैस का उत्पादन किया था। मिक क्या है, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट को शॉर्टकट में मिक कहा जाता था, है ना। 2-3 दिसंबर 1984 को, है ना, 2 दिसंबर को बिता करके पूरा दिन, रात में 3 दिसंबर आने वाला था। उसी की रात में 1984 में इस कंपनी से जहरीली गैस मिक यानी मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव होने लगा। और देखते ही देखते न उस इलाके में कंपनी के चारों ओर यह फैल गई और इससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। भारी संख्या में जानवर भी मारे गए, दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई। ये पूरी दुनिया में इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता था। हालांकि कंपनी ने यह दावा किया था कि उसने जो है मिथाइल आइसोसाइनेट का उत्पादन बंद किया था, लेकिन चोरी छुपे निर्माण होता रहा। मुकदमा चला लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। आज भी लोग इसके लिए, जो इससे प्रभावित लोग हैं, अपने लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, तो इसमें 2 प्रश्न आता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, तो आप बताएंगे 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी, है ना। कौन से गैस के रिसाव से हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से हुई थी या मिक गैस के रिसाव से हुई थी, ठीक ना। अब आइए बात करते हैं ध्वनि की तीव्रता की। सबसे तेज़ी से आजकल ध्वनि तीव्रता फैल रही है। तो ध्वनि तीव्रता की मापने की इकाई क्या होती है, डेसीबल है। 80 डेसीबल से अधिक से अगर आप सुनते हैं तो आपके कानों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और कान आपके दर्द करने लगते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ध्वनि प्रदूषण कम से कम। लोग बेवजह से डीजे लाउड स्पीकर बजाते रहते हैं, शोर करते रहते हैं, प्रेशर हार्न का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कैसे किया जाए भाई, तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण में वृक्ष बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। किसके लिए भाई, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण वृक्ष बड़े उपयोगी होते हैं। वृक्ष उच्च ध्वनि तरंगों का अवशोषण कर लेते हैं और उसके साथ वायुमंडल में विक्षेपित करने में सहायक होते हैं। सड़कों के किनारे, है ना, वृक्ष वाहनों की आवाज़ को रोकते हैं, जिससे बस्तियों तक शोर कम पहुंचता है। इसलिए सड़कों के किनारे आजकल पेड़ लगाने की परंपरा हो गई। इन वृक्षों को लगातार जो लगाया जाता है, लाइन से कतारबद्ध वृक्ष जो है, ग्रीन मफलर कहलाता है। तो ग्रीन मफलर क्या है, ध्वनि प्रदूषण को रोकने का उपाय। इसमें ग्रीन मफलर में क्या किया जाता है भैया, तो ग्रीन मफलर में सड़कों के किनारे खूब सघन वृक्ष लगाए जाते हैं, जिससे जो है ध्वनि प्रदूषण का स्तर कम हो, ध्वनि का शोर जो है बस्तियों तक न जाए। ई कोलाई क्या है, ई कोलाई एक अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु है जिससे आंत्र शोध या पेचिश होती है। ई कोलाई पेचिश या आंत्र शोध के लिए जिम्मेदार एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है। पानी में एक सीमा तक इसकी संख्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती। जब पानी में इसकी सीमा एक निश्चित संख्या से ज़्यादा हो जाती है तो इसकी उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है। वर्तमान में हमारी अनेक नदियों और जल स्रोतों में
रोगाणुओं की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई है, जिससे जन सामान्य के स्वास्थ्य का संकट उत्पन्न हो गया है। इसलिए अब कहा जा रहा है कि भैया आप लोग नदी का पानी मत पीजिए। नदी का पानी पीना हो तो उसको ले आइए, उसको जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से शुद्ध करिए, है ना, तब उसके बाद उसको उबालिए, उसके बाद नदी के जल का सेवन करिए। मानव हस्तक्षेप के कारण गंगोत्री हिमखंड, जो गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है ना, गंगा का उद्भव स्थल हिमखंड प्रतिवर्ष 25 से 30 मीटर की गति से सिकुड़ रहा है ना। यही स्थिति रही तो कुछ वर्षों में हिम ग्लेशियर पूर्णतः सूख जाएगा। इससे गंगा नदी सूखने के कगार पर आ जाएगी। इसलिए आपको जो है पर्यावरण या ग्लोबल वार्मिंग कम से कम करना पड़ेगा, ताकि जो है नदियों का अस्तित्व बचा रहे। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं मथुरा की। मथुरा रिफाइनरी तेल शोधक कारखाने से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 गैस के कारण ताजमहल पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। आगरा स्थित विभिन्न उद्योगों जैसे फाउंडरी और जनरेटर सेटों से निकलने वाले धुएं से सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती रहती है, जिससे ताजमहल की सुंदरता को खतरा है। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर दिशा निर्देश दिए हैं, जैसे ताजमहल के आसपास कारखानों को शहर से दूर स्थापित किया जाए, इसके आसपास बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर रोक लगाई जाए। मथुरा रिफाइनरी से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना, उससे अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार गैस होती है, और ताजमहल का रंग जो है सफ़ेद की जगह पीला पड़ता जा रहा है। थैंक यू। आइए अब बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस की। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी लिख करके आ सकता है, तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से संसार की आधे से अधिक लोग एशिया में रहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से संसार के आधे से अधिक लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है ना, उतनी भारत में हर साल बढ़ जाती है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है, और उसके नंबर पर आपका भारत का नाम आता है ना। तो जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अब आइए बात करते हैं सौर ऊर्जा की। पृथ्वी पर सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य ही है ना। तो सूर्य से जो मिलती ऊर्जा उसको हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा जो मिलती है बहुत कम मात्रा ही पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र को प्राप्त हो रही है। आजकल जो है सूर्य से जो भी ऊर्जा मिल रही है उसकी बहुत कम मात्रा ही पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को प्राप्त हो रही है। क्या कारण है भाई, क्यों कम मात्रा में प्राप्त हो रही है? तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की अधिकांश मात्रा पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही विकिरण आदि के रूप में नष्ट हो जाती है। ये पृथ्वी पर हो रहे प्रदूषण का दुष्परिणाम है। प्रदूषण की वजह से सूर्य की पर्याप्त ऊर्जा पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि सूर्य के जो मिलने वाली किरणें हैं, तो उसमें ऊर्जा का कौन सा भाग किन किरणों के कारण होता है? तो आप अब बता दीजिएगा कि अवरक्त किरणों के कारण जो है सूर्य की प्रकाश में गर्मी होती है। सूर्य के प्रकाश में गर्मी किन किरणों के कारण होती है? तो आप बताइएगा कि अवरक्त किरणों के कारण या इंफ्रारेड्स के कारण सूर्य के प्रकाश में गर्मी होती है। प्रकाश ऊर्जा का मात्र 1 से 5% भाग ही हरे पौधे द्वारा संचित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो पाता है। ठीक ना। सूर्य पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से, जल से, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश को ग्रहण करते हैं तो सौर ऊर्जा बदल जाती है रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा का हम यूज कर लेते हैं। तो 1 से 5% भाग ही पूरे प्रकाश जितना मिलता है ना, उसका बस 1% भाग ही जो है हरे पौधों द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो पाता है। उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा निरंतर कम हो रही है ना। उपभोक्ता जैसे यह वृक्षों तथा कुछ जीव जंतुओं के कम होती संख्या के कारण है। उपभोक्ता और उत्पादक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कम होती है। इस तथ्य को आप ध्यान देंगे। ऊर्जा के स्रोत है ना। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? देखिए, नवीकरण स्रोत या नव्यकरणीय स्रोत, या और कहा जाता अनव्यकरणीय स्रोत। ऐसी ऊर्जा जिसमें पुनः नवीन होने की क्षमता हो, फिर से आपको प्राप्त हो जाए, उसको नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे सूर्य, पवन, जल, बायोमास, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा है। अनव्यकरणीय स्रोत क्या है?
एक सीमा के अंदर पुनः जीवित नहीं किया जा सकता है। आप इसका उपयोग आपने कर लिया तो वह नष्ट हो गया। जैसे आपने पेट्रोल जला दिया तो खत्म हो गई, डीजल जला दिया खत्म हो गई, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा है। जबकि नवीकरणीय जिनका आप बार बार उपयोग कर सकें, वह नवीकरणीय ऊर्जा में आती है। ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी आपूर्ति प्राकृतिक क्रियाकलापों द्वारा प्रकृति में निरंतर बनी रहती है तथा जो समाप्त नहीं होती है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाती है। पानी समाप्त होने वाला नहीं है, हवा समाप्त होने वाली नहीं है, सूर्य समाप्त होने वाला नहीं है। तो ये जो सौर ऊर्जा हुआ, जल ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, ये ऊर्जा के नव्यकरणीय स्रोत हैं या नवीकरणीय ऊर्जा में कहलाते हैं। और ऊर्जा के जिन स्रोतों का उपयोग करने के पश्चात पुनः प्राप्त करना संभव नहीं होता, एक बार यूज हो गया फिर वो दोबारा नहीं मिलेगा, तो अनव्यकरणीय ऊर्जा कहलाती है। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि यह अनव्यकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कुछ जगहों की। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के निकट पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। ठीक है, गुजरात के ओखा नामक स्थान पर पवन चक्की स्थापित की गई, क्योंकि गुजरात में अरब सागर की वजह से बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो पवन चक्की से आप तमाम कार्य कर सकते हैं। पानी निकाल लिया जाता है, आटा पिसाई, गेहूं की पिसाई कर ली जाती है, तमाम छोटे छोटे मशीनें चल जाती हैं। मध्य प्रदेश के देवास में फलसोरी नामक स्थान पर पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। जी, मध्य प्रदेश के देवास में फलसोरी नामक स्थान पर पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। आपसे पूछेगा कि देवास क्या है, पवन ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में किस राज्य में स्थापित किया गया, तो आप बताइएगा देवास मध्य प्रदेश ओखा में लगा है। और तमिलनाडु में भी कन्याकुमारी के निकट पवन ऊर्जा का फार्म स्थापित किया गया। वहाँ सारे काम पवन ऊर्जा से ही होंगे। अब हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक आपदाओं की। जब प्राकृतिक या मानव जनित परम घटनाओं द्वारा प्रलय तथा विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा धन जन की अपार क्षति होती है, तो उसे आपदा कहते हैं। आपदाओं को सदैव मानव के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसकी तीव्रता का आकलन उसके द्वारा की गई जन धन की क्षति के आधार पर किया जाता है। 26 दिसंबर 2004 को समुद्री भूकंप के कारण हिंद महासागर में उठी सुनामी लहरों से दक्षिण पूर्वी एशिया के देश के 2 लाख से अधिक लोग मर गए, अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई। तो सुनामी आई थी, है ना। प्राकृतिक आपदाएं 2 प्रकार की हैं, प्राकृतिक आपदाएं और मानव जनित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं में क्या होता है भाई, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, वनों में आग लगना, शीतलहर, समुद्री तूफान, चक्रवात, टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून, तापलहर, इसको लू बोलते हैं, सुनामी, आकाशीय बिजली का गिरना, बादलों का फटना, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। मानव जनित आपदाएं से बमों का विस्फोट कर देना, नाभिकीय रिएक्टर से रेडियो एक्टिव तत्वों का रिसाव हो गया, रासायनिक कारखानों से जहरीली गैस का रिसाव हो गया, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। मानव जनित भूस्खलन हो गया, मानव ने इतना ज़्यादा खुदाई कर लिया, पानी निकाल लिया कि ज़मीनें धंसने लगी, मिट्टी का कटाव हो गया, जनसंख्या विस्फोट हो गया, भीषण रेल और वायु दुर्घटनाएं हो गई, आग लगना, महामारी, ये सब जो है मानव जनित आपदाएं हैं। ठीक है, गुजरात राज्य में, हाँ, गुजरात राज्य के भुज में 26 जनवरी 2001 को, हाल ही में 26 जनवरी 2001 को, है ना, और अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप की वजह से अपार जन धन की हानि हुई थी। सबने मदद राहत भेजी थी। भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, पृथ्वी की प्लेट जब असंतुलित होता है और पृथ्वी की प्लेटें जो है खसकती हैं तो भूकंप आता है ना। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ये प्लेटें आपस में खसकती, उनका असंतुलन भाग होता। महाद्वीपीय तथा महासागरीय प्लेटों के संचलन के कारण, घर्षण तथा वलन के कारण, मानव निर्मित जलाशयों के जल दाब के द्वारा, अणुबमों के विस्फोट के द्वारा पृथ्वी की प्लेटों के किसी भाग में अगर असंतुलन होगा तो आपका भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। भूकंप के तेज झटकों के कारण नदियों पर निर्मित बांध में दरारें पड़ जाने से वे टूट जाते हैं। बांधों के टूटने से नदियों में भीषण बाढ़ आ जाती है और अपार जन धन की हानि होती है। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से नापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ द्वारा रिक्टर मापक के आधार पर किया जाता है। इस मापक की रचना चार्ल्स एफ रिक्टर ने 1935 में की थी, है ना। सिस्मोग्राफ से और रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता नापते हैं। रिक्टर पैमाने पर अंकित अंक जो भूकंप की तीव्रता को परिमाप को इंगित करते हैं वो 0 से 9 के बीच होते हैं। भूकंप से होने वाले वास्तविक छवि तब प्रारंभ होती जब उसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5 या उससे अधिक हो गई, तो आप जानिए कि जन धन की हानि होनी शुरू हो जाएगी।
सबसे खतरनाक आपदाओं में भूकंप को रखा जाता है। ये बचने का मौका भी नहीं देता। समय रहते अगर आप नहीं चेतेंगे तो आपको जो है भूकंप, प्राकृतिक आपदाओं की वीडियो में हम लोग के तथ्य में हमने डिटेल से इसके बारे में पढ़ा है। आल्प्स तथा हिमालय पर्वत ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्रस्ट की मोटाई तथा सघनता अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस के 1980 में ज्वालामुखी का उद्गार अति विस्फोटक तथा प्रचंड था। इससे निकलने वाला लावा, विखंडित पदार्थ, गैस, धूल, राख, धुआं इतना अधिक था कि वायुमंडल में 19 किलोमीटर की ऊंचाई तक बृहदाकार बादल का निर्माण हो गया। ज्वालामुखी उद्बोधन से कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे सुनामी आ जाती है, मौसम तथा जलवायु परिवर्तन तथा पारिस्थितिकी परिवर्तन होने लगता है। एक शब्द आता है अल्लाह का बांध। 16 जून 1819 में गुजरात राज्य के कच्छ में भयंकर भूकंप आया। इस भूकंप का अरब सागर में जोरदार सुनामी लहरें उत्पन्न हुई। इससे सागर उच्च सागरी तरंग के कारण गुजरात का तटवर्ती भाग जलमग्न हो गया। समुद्र के खड़े जहाजों, नाव में भारी क्षति हुई। इस भूकंप के कारण 24 किलोमीटर की लंबाई में स्थलीय भाग जमीन में ऊपर उठ गया। 24 किलोमीटर लंबा। जल से घिरे लोग इस उठे हुए जमीन पर जाकर के बैठ गए और अपनी जान बचाए। इसको अल्लाह का बांध नाम दिया गया। 16 जून 1819 में भूकंप आया। भूकंप आने की वजह से अरब सागर में लहरें उठने लगी, सुनामी लहरें आईं, सब कुछ डूबने लगा। अचानक से एक जमीन का हिस्सा ऊपर उठ गया और लोग ऊपर की ओर भाग करके इसी अल्लाह के बांध पर शरण कर लेकर के अपनी जान बचाई थी। 1883 में क्राकाटोवा ज्वालामुखी उद्बोधन कारण प्रचंड भूकंप से 120 फीट ऊंची सागरी लहरें उत्पन्न हुई थीं। सोच लीजिए, इनके कारण जावा, सुमात्रा के तटवर्ती भाग डूब गए थे। 36,000 व्यक्ति मारे गए थे। इसी तरह चक्रवात और तूफान भी जो है, अभी आप कहाँ यास तूफान आया था, ताइपे भी तूफान आया था। ये पूछ सकता है प्रश्न, इसके बारे में अलग से वीडियो बन जाएगी, बात हो जाएगी। चक्रवात और तूफान भी प्राकृतिक आपदाएं हैं। समुद्री चक्रवात सबसे शक्तिशाली, विध्वंसक, खतरनाक, प्राणघातक होते हैं। समुद्री चक्रवातों को विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी चक्रवर्ती तूफान को हरिकेन कहा जाता है। चीन, जापान तथा फिलीपींस में टाइफून्स कहा जाता है। बांग्लादेश, भारत में चक्रवात कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। प्राकृतिक आपदाओं में आपको डिटेल से बताई जा चुकी है। एड्स के बारे में जान जाइए। एड्स एक वायरस जनित बीमारी है, लाइलाज बीमारी है। इसमें यह हमारे इम्यून सिस्टम पर जोर कर देती है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि हम किसी बीमारी से लड़ नहीं पाते हैं, है ना। तो यह बीमारी है HIV वायरस की वजह से होता है ना। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसी तरह इबोला एक संक्रामक रोग है जो कि वायरस से होता है। इस रोग की पहचान कहाँ हुई थी भाई? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला नदी बहती है और इबोला नदी के पास एक गाँव में हुई थी। इस कारण इस रोग का नाम जो सबसे पहले इबोला पड़ा था। इस बीमारी में शरीर की नसों में खून बाहर आना शुरू हो जाता है, जिससे अंदरूनी रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है। इबोला वायरस जनित बीमारी है। आपदा प्रबंधन की संरचना क्या है भाई? केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राज्य आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो हर राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष होता है। और जिले पर आ जाइए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDM में इसका अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है। आजकल इस तो बनी है फोर्स भाई, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का प्रमुख कार्य क्या है भाई? आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्य में सक्रिय भूमिका निभाना होता है। इस बल के जवान विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से निपटने के लिए पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होते हैं। अब बात करिए कुछ पर्यावरणविदों की। देखिए, हम आज बेसिक का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो सुंदरलाल बहुगुणा, आपको पता है सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा क्या भाई? बांध नदी चाहिए, बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है। इन्होंने ये आंदोलन में चिपको आंदोलन चलाया था। इन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण, जमुनालाल बजाज राइट लिवलीहुड पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। कुछ दिन पहले इसी मई में 2021 में कोरोना की वजह से एम्स में भर्ती होने के नाते इनका निधन हो गया था। 93 वर्ष की थे। चंडी प्रसाद भट्ट
गांधीवादी प्रेरणाविद हैं। इन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा के साथ मिलकर के चिपको आंदोलन चलाया था। सक्रिय सहभागिता रही है। भैया पद्मश्री, पद्म भूषण, रमन मैग्सेसे ने गांधी शताब्दी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। इसी तरह एक है सुगाथा कुमारी, दक्षिण भारतीय पर्यावरणविद सुगाथा कुमारी, शांत घाटी है ना, साइलेंट वैली जो केरल में है, पश्चिमी घाट में है, उसकी जैव विविधता के लिए जानी जाती है शांत घाटी। ये प्रकृति संरक्षण समिति की संस्थापक सदस्य भी। उन्हें भारत सरकार द्वारा पहला इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार तथा पद्मश्री सम्मानित किया गया है ना। यह जो है शांत घाटी के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से जानी जाती हैं। बाबा आमटे, बाबा आमटे क्या भैया? मुरलीधर देवीदास आमटे। पारिस्थितिकी संतुलन, जीव संरक्षण, नर्मदा बचाओ आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। 1971 में पद्मश्री, 1985 में रमन मैग्सेसे, 1986 में पद्म विभूषण तथा 1999 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया बाबा आमटे को। सुनीता नारायण बताया जा चुका है, पद्मश्री राज्य लक्ष्मी पुरस्कार विजेता हैं, भारत की प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। ये पत्रिका भी निकालती हैं डाउन टू अर्थ, और 1982 से दिल्ली स्थित विज्ञान प्रेरणा केंद्र से जुड़ी हैं। अब ये उसकी जो है महानिदेशक भी हैं सुनीता नारायण। आइए पर्यावरण कैलेंडर के बारे में जान जाते हैं। 20 मार्च को विश्व घरेलू गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जल संरक्षण तथा पानी को बर्बाद को रोकने के लिए। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, पर्यावरण समस्याओं के प्रति जन जागरूकता के लिए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। यह पिछली बार सुपर टेट की परीक्षा में पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अक्सर पूछ देता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या और पर्यावरण अंतर संबंध में लोगों को जागरूक करना। जितना अधिक जनसंख्या बढ़ेगी, पर्यावरण का दोहन उतना ही अधिक होगा, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन परत को नुकसान होने से बचाने के लिए। ग्रीन हाउस जो गैसें बन के जाती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ओजोन गैस को परत को नुकसान पहुंचा रही हैं। 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा निवारण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस पर प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, तूफान, सूखा, बादल फटना आदि पर जागरूकता उत्पन्न करना, आपदा प्रबंधन के उपायों पर चर्चा करना इस दिन का उद्देश्य होता है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार से बेसिक डोज 5 के साथ ही बेसिक डोज के पूरे अंक समाप्त होते हैं। यह सभी प्रश्न पर्यावरणीय किताबों से, बेसिक शिक्षा परिषद की पर्यावरण की किताबों से बनाए गए हैं, लिए गए तथ्य हैं। कई बार ऐसा आ जाता है सुनने में कि अगर आप टेट की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको जो है इन तथ्यों को जानना नितांत आवश्यक है, क्योंकि कई बार जिस कक्षा के शिक्षण के लिए आप जान रहे हैं उनसे आप अवगत हैं कि नहीं है। तो यह बहुत बड़ा इशू रहा है, इसलिए आप आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।